गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो है चैप्टर नंबर 6 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन करने जा रहे हैं। ये वाला जो चैप्टर है ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान चैप्टर है। जैसे हमने प्राइवेट कंपनी का चैप्टर किया था, इजी था हमारा, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारा जितना डिफरेंस वगैरह सब कुछ वैसे ही था, सेम टू सेम। इसी तरह से यहाँ पे भी सिंपल सा चैप्टर है। अब देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। अभी ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी जो भी काम करेगी, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगी, उसके लिए वो राइट्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखे गए होंगे कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, क्या क्या उसके पास राइट्स हैं और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ये एक बाउंड्री वॉल होता है जिसके अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं कंपनी की वो कन्फाइंड होती हैं, लिखी गई होती हैं, सब कुछ स्टेटेड होता है। अगर कंपनी इससे बियॉन्ड काम करेगी तो वो अल्ट्रा वायर माना जाएगा। अब इससे बियॉन्ड कंपनी काम कर ही नहीं सकती। जो भी उसने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिख रखा है, जो भी उसने राइट्स या ऑब्जेक्टिव्स ले रखे हैं, कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लिख रखे हैं, तो ये वाले जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी को बाउंड करता है उनकी एक्टिविटी से रिलेटेड, कि इससे ज़्यादा काम वो नहीं कर सकती। जैसे कि मान लीजिए कंपनी जो है बाउंडेड है कि आप लोग ओनली सेल एंड परचेज कर सकते हैं, बट आप लोग कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अगर कंपनी किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन भी करने लग जाएगी तो वो वॉइड माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होगा, वो काम भी वॉइड होगा। तो इस केस में जो कंपनी है वो कभी भी लायबल जो है, यहाँ पे जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड होगा। ठीक है। अब ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराना मैंडेटरी होता है। अगर आप रजिस्ट्रार के पास सबमिट नहीं कराओगे तो कॉर्पोरेशन होगा ही नहीं कंपनी का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। अब देखो इसका मेन पर्पस क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, कि ये जो है शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को या अदर्स जो भी कंपनी से डील कर रहे हैं उनको ये बताए कि कंपनी की क्या क्या फाउंडेशंस हैं, कंपनी के क्या राइट्स हैं, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कितनी लिमिट है उनकी कंपनी की काम करने की। अब यहाँ पे एक केस है, एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी वर्सेस रिचे। अब इसमें जो केस होता है इसमें क्या होता है कि ये जो एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी है ये क्या करती है, इसके जो आर्टिकल्स हैं या जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें ये लिखा होता है कि वो बाय एंड सेल करेगी या अपनी प्रॉपर्टी को लीज आउट कर सकती है, उसके पास सिर्फ ये राइट है। ठीक है। अब वो क्या करती है, वो रिचे से कॉन्ट्रैक्ट करती है और कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहती है कि हम लोग ना एक बेल्जियम के अंदर एक रेलवे लाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट कराएंगे, बट उसके मेमोरेंडम में उसको अथॉरिटी ही नहीं है कि वो कंस्ट्रक्शन का काम करा सके। तो रिचे और इसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, रिचे जो है पेमेंट भी कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, अब ये कंपनी कहती है कि जब हमारे मेमोरेंडम में लिखा ही नहीं हुआ, हम लोग ऑथराइज्ड ही नहीं है, तो हम रेलवे क्यों बनवाएं, ये आगे जाके मुकर जाती है। अब जो रिचे है अब वो उनके पास जाते हैं कोर्ट में। ठीक है, इनके ऊपर केस फाइल करते हैं। अब रिचे जो है जब केस फाइल करते हैं तो कंपनी जो है वो बच जाती है, क्योंकि वहाँ से कोर्ट की जो हियरिंग होती है उसमें भी यही बताया जाता है कि कंपनी के पास अथॉरिटी नहीं है ये काम करने के लिए। तो इस वजह से ये जो मेमोरेंडम होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कि जो भी कंपनी से डील कर रहा है वो दिखाए। अब इसमें जो लॉस है वो सारा रिचे को बियर करना पड़ता है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं उसका वो डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिकली इशूड कर रखा है कि कोई भी देख सकता है जो भी कंपनी से डील कर रहा है। ठीक है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये आपको अल्ट्रा वायर वाले टॉपिक में भी मिलेगा, जो अल्ट्रा वायर का टॉपिक है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अबव डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग क्या क्या कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो पहला है कि कंपनी जो है अपने बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है उसके अलावा कोई आउटसाइड एक्टिविटी नहीं कर सकती है, उससे बाहर नहीं जा सकती है। अगर वो बाहर जाती है तो उसका जो एक्शन होगा उसको हम अल्ट्रा वायर मानेंगे और वो कंपनी जो है सारे चीज़ों के लिए बाइंडिंग नहीं रहेगी और उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं लायबिलिटी होगी अगर वो किसी भी तरह का फ्रॉड करती है तो। ठीक है। और कोई पर्सन इनसे अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जैसे ये रिचे वाला केस था, तो वो पर्सन ही जो है लायबल होगा सारे के सारे लॉसेस के लिए। क्यों? क्योंकि उसने ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखा ही नहीं है, जैसे रिचे के साथ हो गया था। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो कंपनी है कैन नॉट अल्टर द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटीज़। अब देखो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ना उसके अंदर कंपनी जो है अल्ट्रेशन नहीं करा सकती, तब तक नहीं करा सकती जब तक अगर कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई बहुत मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और कंपनी को वो फुलफ़िल करनी बहुत ज़रूरी है
तो ही वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो है अपना अल्टरेशन करा सकती है, अपनी एक्टिविटीज़ का स्कोप जो है वो बढ़ा सकती है। तो यहाँ पे कंपनी को भी ध्यान रखना होगा कि अगर वो कभी भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है सबमिट करा रही है तो उनको अपनी एक्टिविटीज़ सोच समझ कर डालनी होगी कि आगे वो अल्टरेशन कराने में बहुत प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है कि फीचर्स क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। सबसे पहला कि ये बेसिक चार्टर होता है जिसके ऊपर कंपनी जो है बेस्ड होती है और ये मैंडेटरी होता है कंपनी के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रार को सबमिट कराना भी मैंडेटरी होता है, इसके बिना इनकॉर्पोरेशन कंपनी का नहीं होगा। नेक्स्ट है कि ये जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का, एक तरीके का लॉ है कि जिसके अकॉर्डिंग ही, जिसके लिमिटेशंस के अंदर ही कंपनी जो है वो काम करेगी, उससे बियॉन्ड नहीं जाएगी। कंपनी जो है मेमोरेंडम को अल्टर नहीं करा सकती, बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि कंपनीज एक्ट में लिखी गई होती हैं। कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, या बहुत ज़्यादा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है, आप कह सकते हैं कंपल्सरी रिक्वायरमेंट होती है, तो ही करा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो स्कोप है कंपनी का, वो एक्टिविटीज़ का, वो सारा का सारा इसके अंदर लिखा होता है। अगर स्कोप के बियॉन्ड जाएंगे तो उसको हम अल्ट्रा वायर मानेंगे। अब ये जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कोई भी देख सकता है अगर वो कंपनी से डील कर रहा है, चाहे वो शेयर होल्डर्स हैं, चाहे उनके क्रेडिटर्स हैं, या कोई अदर पार्टी है तो भी। उसके बाद कंपनी के जो रिलेशंस हैं आउटसाइड इंडिविजुअल से वो कैसे हैं वो भी ये बताता है, ये वाला जो डॉक्यूमेंट होता है। और ये भी रिलेशंस बताते हैं कि उनकी एक्टिविटीज़ के क्या रिलेशन है। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पर्पस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब क्या क्या पर्पस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला है कि एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है, बेसिक और मैंडेटरी चार्टर होता है, जिसके बिना कंपनी इनकॉर्पोरेट हो ही नहीं सकती, चाहे वो पब्लिक कंपनी है चाहे वो प्राइवेट कंपनी है। उन सबको जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना ही पड़ेगा और साथ ही साथ सबमिट भी कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। उसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ एन अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट। ये जो है अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट है, यानी इसको आप अल्टर नहीं करा सकते हो। कुछ इम्पॉर्टेंट है, कंपल्सरी एडजस्टमेंट करानी है, रिक्वायरमेंट है, तभी करा सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है कि ये जो है लिमिटेशन जो है कंपनी की उनको डिफाइन करता है। देखिए जो भी हमने डेफिनेशंस किया, फीचर्स कहे, वही पॉइंट आपके रिपीट हो रहे हैं इंपॉर्टेंस के अंदर भी। तो वैसे ही है जैसे प्राइवेट कंपनीज का है चैप्टर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर दे सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक होगी पूरी, तो उसमें जितने भी कॉर्पोरेट लॉ के चैप्टर्स हैं वो भी आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि लिमिटेशन जो है, लिमिटेशन होती है कंपनी की, उनकी बिजनेस एक्टिविटी बताई जाती है कि कितना स्कोप है, वो स्कोप के बियॉन्ड नहीं जाएंगी, और जाएंगी तो सेम बात है कि वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, वो वैलिड ही नहीं रहेगा। और साथ ही साथ वो केस क्या माना जाएगा, अल्ट्रा वायर का केस माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है इट फॉर्म्स द बेसिक्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर्स। ये जो है एक तरीके से रिलेशनशिप बनाती है कंपनी और आउटसाइडर्स का। अब देखो कंपनी आउटसाइडर को नहीं जानती और आउटसाइडर कंपनी को नहीं जानता। अगर वो कंपनी से किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहा है तो उनको नहीं पता कि उनकी कंपनी के क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस फील्ड में वो काम करते हैं और कौन कौन सी फील्ड में कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो होता है ये आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है। और कंपनी के जो भी कंपनी से डील कर रहे हैं वो पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखेंगे, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी देखेंगे, कंपनी की क्या है, क्या क्या कहाँ उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, क्या एम है कंपनी का, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ये सब कुछ जो है किस में देखा जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देखा जाता है, और ये अदर पार्टीज जो है इनको चेक करती हैं। उसके बाद है कि इसके अंदर जो है बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं। जैसे यहाँ पे जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी जाती है, जैसे नेम ऑफ द कंपनी हो गया, एड्रेस हो गया रजिस्टर्ड ऑफिस का, या फिर आपके कंपनी के शेयर कैपिटल कितनी है, चाहे वो लिमिटेड बाय शेयर्स है चाहे वो लिमिटेड बाय गारंटी है, क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, कितनी स्पेयर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। तो इन शॉर्ट एक पूरी की पूरी कंपनी की पिक्चर जो है वो दिखाई जाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, सारा कुछ लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ गए कि फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। यहाँ पे जो है शेड्यूल 1 के अंदर ही 5 काइंड्स ऑफ फॉर्म्स होते हैं जो कि कंपनी को फिल करने पड़ते हैं। और वो किस तरह से फिल करेंगे, अगर वो फॉर्म टेबल ए में फिल करती हैं, मतलब जो फॉर्म है वो टेबल ए के अंदर है, वो उन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होगा जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं। उसके बाद जो है फॉर्म टेबल बी के अंदर वो उन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होगा जो कि लिमिटेड बाय गारंटी हैं और जिनके पास शेयर कैपिटल है। फिर फॉर्म सी या टेबल सी के अंदर जो फॉर्म है वो उन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होगा जो कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है बट उनके पास शेयर कैपिटल नहीं है। फिर फॉर्म अगर टेबल डी की बात कहें तो ये उन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होगा जो कि अनलिमिटेड कंपनीज हैं जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक है।
उसके बाद है टेबल ई। टेबल ई में वो फॉर्म एप्लीकेबल्स होंगे या वो जो कंपनीज हैं वो उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा जो कंपनीज अनलिमिटेड कंपनीज हैं और जिनके पास शेयर कैपिटल है। अब देखो लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। सबसे पहला है कि ये प्रिंटेड होना चाहिए, पैराग्राफ्स में डिवाइड होना चाहिए और जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके द्वारा साइन किया जाना चाहिए, उनका एड्रेस उस पर लिखा जाना चाहिए, डिस्क्रिप्शन लिखा जाना चाहिए और ऑक्यूपेशन लिखा जाना चाहिए। यानी जो भी पर्सन जो है इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका एड्रेस, उनका नेम, उनका डिस्क्रिप्शन, उनका जितना भी ऑक्यूपेशन है, उनकी सारी प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए। और जो भी इनको जैसे एक विटनेस ज़रूर होना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है मेमोरेंडम की, कि इसमें एटलीस्ट वन विटनेस ज़रूर होना चाहिए जिसके आप सिग्नेचर लोगे उस मेमोरेंडम के ऊपर, और सेम एज उनका एड्रेस, डिस्क्रिप्शन और ऑक्यूपेशन तीनों चीज़ें होनी चाहिए। और विटनेस जो है वो सारे मेंबर्स, जो भी कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए सेम हो सकता है, बट कोई एक मेंबर दूसरे मेंबर का विटनेस नहीं बन सकता, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे 7, अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर्स के सिग्नेचर्स होने चाहिए और अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर्स के सिग्नेचर होने चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ओके, अब आगे देखिए। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन जो है इसी में से ही बनता है मोस्टली, कि आप क्लॉजेस बताइए या अल्ट्रेशन होते हैं अगर मेमोरेंडम में तो वो बताइए। तो मेनली क्लॉजेस का क्वेश्चन जहाँ तक है ज़्यादा बनता है। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? पहले आप मीनिंग बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे, फीचर्स अगर आप फीचर्स बताएंगे और एक लीगल रिक्वायरमेंट जो हमने अभी किया वो बताना चाहें तो बता सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट ये स्टार्ट कर दीजिए। 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत डिटेल में है बट आप थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बताना। अब देखो, सबसे पहला है कि नेम क्लॉज। अब ये नेम क्लॉज क्या होता है? इस नेम क्लॉज के अंदर जो है कंपनी का नाम रजिस्टर किया जाता है। यहाँ पे अब कंपनी जो है अपना नाम सिलेक्ट करेगी और कंपनी जो है अपना नाम इस तरह से सिलेक्ट करे कि वो कंपनी को आइडेंटिफाई करे, यानी उसको ये बताए, उसकी आइडेंटिफिकेशन दे कि कंपनी किस चीज़ की है, किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कंपनी का नेम चूज़ करने में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, बट कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात, अगर हम नॉर्मली बात कहें तो कंपनी का नेम कैसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरी कंपनी से मैच करता हुआ हो, या आप गवर्नमेंट का नेम यूज़ कर रहे हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए, है ना। या फिर आप कह सकते हो कि नेम के अंदर कोई इस तरह का राजा महाराजा टाइप या एम्परर टाइप जो है नेम ऐड नहीं होना चाहिए। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब देखो, सबसे पहला है मस्ट नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेम जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन के डिज़ायरेबल ही ना हो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट ही ना करे। या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो नेम है वो आइडेंटिकल ही ना हो, मतलब आइडेंटिकल हो, सिमिलर हो किसी दूसरे नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई भी कंपनी जो है वो रजिस्टर नहीं हो सकती अगर उनका नाम ही उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को इनअप्रोप्रिएट लगा, अजीब सा लगा, उनको समझ में ही नहीं आया उस कंपनी का नाम, तो भी नहीं रजिस्टर किया जा सकता वो नाम। और दूसरा, अगर कंपनी ने जो है या तो किसी का सिमिलर नेम ले लिया, ठीक है, जिससे जो है अब कंफ्यूज हो जाएगी पब्लिक, अब दोनों नेम अलग अलग नहीं है, सेम टू सेम लग रहे हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा है कि कंपनी ने जो है एक अलाइड कंपनी का नेम ले लिया, यानी दुश्मन कंपनी टाइप नेम ले लिया, ठीक है, या दूसरी कंपनी का एडवांटेज उठाने की कोशिश की गई है, तो इस तरह का नेम जो है वो अलाउड ही नहीं है लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक केस हुआ था नॉर्थ चेजियर एंड मैनचेस्टर ब्यूरे कंपनी का वर्सेस मैनचेस्टर ब्यूरे कंपनी। अब इसमें क्या था कि ये वाला जो नॉर्थ चेजियर वाला है, इसने अब देखो आगे क्या लगाया, मैनचेस्टर ब्यूरे कंपनी, ये पहले से ही चल रही थी, ये ट्रेडिंग बिजनेस कर रही थी काफ़ी टाइम से। अब इन्होंने कंपनी का नाम तो ले लिया, अब इससे क्या हुई, कंपनी जो है वो चल तो रही है बट पब्लिक जो है वो कंफ्यूज होने लग गई, उनको ये लगने लग गया कि ये इसी की कोई ब्रांच है। तो अब इसने क्या किया कि केस फाइल कर दिया, भाई इसने तो मेरा नाम ले रखा है, नॉर्थ चेजियर आगे लगा दिया, साथ में मेरा नाम ले लिया। अब जो कोर्ट की हियरिंग आई तो उन्होंने बोला कि कंपनी को अपना नेम चेंज करना पड़ेगा, न्यू नेम रखना पड़ेगा, सिमिलर नेम वो नहीं रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इट मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर एम्बलम्स एंड नेम्स, यानी एम्बलम्स का नाम आप यूज़ नहीं कर सकते हो, या फिर जो अदर नेम्स होते हैं जैसे गवर्नमेंट का नेम्स वगैरह हो गया, नेशनल वर्ड जो है अब आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो अपने नाम के अंदर। और अगर आप चाहते हो कि आप अपना जो भी नेम है कंपनी का, उसके अंदर आप एम्पेयर, किंग, क्वीन, रॉयल, स्टेट इस तरह का नाम यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो, बट
परमिशन लेने के पहले, यानी आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उन नेम्स को यूज़ कर सकते हो। अब वही बात है कि ये वाला जो नेम अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो उससे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। वैसे तो ये प्रोहिबिटेड है, बट आप परमिशन लेके कर सकते हैं। जैसे अब कुछ नेम्स हैं यहाँ पे, उन्होंने बोल रखा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। बट ये जो है कंट्रीज़ के नेशनल फ्लैग का नेम यूज़ नहीं कर सकते, एम्बलम में यूज़ नहीं कर सकते हो, सील जो है कंपनी की आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब है कि जो फ्लैग है वो फ्लैग आप कंपनी की सील नहीं बना सकते हो। नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो, वो भी तब जब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन मिल गई है तब, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो कि यूज़ ऑफ द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे जो है आपको वर्ड लिमिटेड यूज़ करना है या फिर प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड यूज़ करना है। अब देखो जो भी पब्लिक कंपनी होगी वो लिमिटेड का वर्ड यूज़ करेगी, और जो प्राइवेट कंपनी होगी वो प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड यूज़ करेगी। अब यहाँ पे इन केस क्या होता है कि अगर कंपनी यूज़ नहीं करती है तो पब्लिक को कन्फ्यूजन होगी, तो यहाँ पे जो है मैंडेटरी होता है उनको यूज़ करना। अब देखो लाइसेंस टू ड्रॉप द वर्ड लिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइसेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करती है, तब ग्रांट करती है जब वो वर्ड लिमिटेड यूज़ करना चाह रहे हैं या प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ कंपनीज़ हैं जिनका ऑब्जेक्टिव होता है या तो डेवलप करना ट्रेड को, साइंस को, टेक्नोलॉजी को, आर्ट या कल्चर, रिलीजन वगैरह को, ठीक है, पब्लिक डोनेशंस को। तो ऐसी कंपनीज़ जो हैं वो एग्जम्प्टेड होती हैं कि आप लिमिटेड वर्ड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड अपने नाम के आगे, जो कंपनी का नाम है उसके आगे नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पे उनको एग्जम्पशन होती है, ठीक है। आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। अब जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने आपको परमिशन दे दी, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया आपकी कंपनी का नाम, तो आप क्या कर सकते हो कि उनको पब्लिश कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, साइन बोर्ड बनवा सकते हो, ऑफिस और बिजनेस के प्लेसेस में यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको साइन बोर्ड बनवाने हैं या कंपनी का नाम जो है आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगर रीजनल लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो रीजनल लैंग्वेज में लिखिए, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखनी है, कंपनी का नाम जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से जो है एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। सेकेंड क्लॉज है वो है हमारा सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अब इसमें क्या होता है कि कंपनी जो है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे भी लोकेटेड है उसका जो एड्रेस है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताएंगी, ठीक है। साथ ही साथ डोमिसाइल बताएंगी, नेशनैलिटी बताएंगी कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। अब इसके अंदर जो है क्या क्या होगा, नेम होगा, ठीक है, एड्रेस होगा रजिस्टर्ड ऑफिस का, उसके बाद कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होगा, ठीक है, टेलीफोन नंबर होगा, फैक्स नंबर होगा, ईमेल होगा, वेबसाइट होगा, वेबसाइट जो होती है आईडी होती है वो होगा, ठीक है। ये सारा कुछ कंपनीज जो हैं रजिस्ट्रार को सबमिट कराएंगी और ये मेमोरेंडम में लिखा जाएगा और मेमोरेंडम में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर बाई चांस कंपनी ने जो है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं की सेंड की है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, तो जैसे ही इनकॉर्पोरेशन होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर उनको सेंड करना पड़ेगा। इट इज़ अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, तो सारी लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो कंप्लीट करनी पड़ती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब इसमें जो है कंपनी जो है अपने राइट्स बताएगी, अपने ऑब्जेक्टिव्स बताएगी, डिफाइन करेगी मेमोरेंडम के अंदर कि वो कौन कौन से काम कर सकती है, कौन कौन से काम के लिए वो जो है लाइबल है। अगर कंपनी इससे एक्स्ट्रा काम करती है यानी बियॉन्ड द लिमिटेशन काम करती है तो वो अल्ट्रा वायर माना जाएगा। वो अगर अपने स्कोप से बाहर जाकर काम करेगी तो अल्ट्रा वायर माना जाएगा और साथ ही साथ वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड भी नहीं होगा। और अगर ऐसा एक्ट जो है कंपनी करती है तो कंपनी भी कहीं ना कहीं लायबल होगी सारे के सारे डेट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है दो मेन रीजंस हैं कि कंपनी जो है अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्यों स्टेट करना चाहेगी, क्यों करना ज़रूरी भी है। तो पहली बात तो कि जितने भी मेंबर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको पता लग सके, ठीक है, कि क्या क्या उन कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। दूसरा कि जो भी क्रेडिटर्स हैं, मेंबर्स हैं जो डील कर रहे हैं कंपनी से, उनको उनके राइट्स पता लग सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा लाइबिलिटी क्लॉज। अब लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर क्या आएगा कि कंपनी की क्या क्या लाइबिलिटी है। अब देखो कंपनी जो है ये डिसाइड करेगी, ये बताएगी मेमोरेंडम के अंदर कि कंपनी कौन सी लाइबिलिटी से रिलेटेड है। लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी है, या फिर जो लाइबिलिटी है उनकी वो अनलिमिटेड है। तो सारा कुछ एक्सप्लेन करेगी, उसमें लिखा होगा पूरा का पूरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाले में ही, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट है कि कन्वर्जन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी टू अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब क्या होता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे जो पर्सन्स हैं या जो मेंबर्स हैं कंपनी के, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं या कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं? सबसे पहला है कि अगर जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं कंपनी के वो रिड्यूस हो जाते हैं, पब्लिक कंपनी में 7 से कम हो जाते हैं और प्राइवेट कंपनी में 2 से कम हो जाते हैं, और वो बिजनेस जो है 6 मंथ तक चलाए जा रहे हैं और नंबर जो है वो रिड्यूस है, यानी जो मेंबर्स हैं वो कम है, तो वो 6 मंथ्स तक चलाए जा रहे हैं बिजनेस को। तो क्या होगा कि अब यहाँ पर अगर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें पेमेंट देनी पड़े, तो पेमेंट देने के लिए जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे लायबल होंगे उस पेमेंट को देने के लिए, और उनकी लायबिलिटी वहाँ पर अनलिमिटेड हो जाएगी। तो लिमिटेड कंपनी के अंदर भी वो डायरेक्टर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड हो जाएगी, चाहे मैनेजर है चाहे डायरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो कंपनी है अगर ऑथराइज्ड है अपने आर्टिकल से, वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर भी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर लिखवा रखा है उसने, तो वो क्या कर सकती है, किसी भी डायरेक्टर की या फिर आप कह सकते हो किसी मैनेजर की जो लायबिलिटी है उसको अनलिमिटेड करा सकती है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई ऐसा एविडेंट मिल जाता है कंपनी के खिलाफ जब कंपनी ने किसी के साथ फ्रॉड किया है, तो यहाँ पर भी, क्योंकि कंपनी खुद से तो फ्रॉड करेगी नहीं, उसके डायरेक्टर्स हैं, उसके मैनेजर्स हैं, उसके शेयर होल्डर्स जो हैं वही फ्रॉड करते हैं, तो उनको जो है लायबल कर लिया जाएगा, और साथ ही साथ उनकी जो लिमिटेड लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड में बदल जाएगी, वो सारे के सारे डेट्स पे करने के लिए लायबल होंगे। नेक्स्ट है कैपिटल क्लॉज। अब देखो कैपिटल क्लॉज के अंदर एक अमाउंट होता है ऑथराइज्ड कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, वो बताया जाता है कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, पहले से ही बता दिया जाता है, उसके शेयर्स किस किस तरह से डिवाइड होंगे कंपनी के, वो भी लिखा जाता है। अब यहाँ पे किस तरह से डिवाइड होते हैं, 2 कैटेगरी होती है शेयर्स डिवीजन की, पहला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा होता है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो कंपनी जो है कितनी वैल्यू ऑफ शेयर्स जो है वो इशू कर सकती है। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है, मान लो मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लो मुझे कंपनी खोलनी है और मैंने कंपनी के अंदर कैपिटल लिख दी कि मैं 30 लाख का कैपिटल जो है वो लगाऊंगी कंपनी के अंदर, तो मैं जो 30 लाख है उसको शेयर्स में डिवाइड कर दी मैंने, कहीं मैं जो है 20 लाख जो है मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को दूंगी और 10 लाख जो है मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दूंगी, ठीक है। बट मैं 30 से ऊपर नहीं दे सकती, मैं 30 से ऊपर शेयर जो है इशू नहीं कर सकती। तो ये कैपिटल क्लॉज है जहाँ पर कंपनी जो है इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती, जितनी उसने लिमिट लिखी हुई है वो उतना ही देगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एसोसिएशन क्लॉज। अब ये एसोसिएशन क्लॉज को हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज या सब्सक्रिप्शन मेमोरेंडम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है या एसोसिएशन क्लॉज होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी सिग्नेटरीज हैं, जो पर्सन्स हैं, वो साइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो साइन करेंगे, और एटलीस्ट एक जो विटनेस है वो साइन करेगा, जो हमने लीगल रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी सेम वैसा ही है, तो वो साइन करेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी पब्लिक कंपनी के मेंबर्स होते हैं 7 होते हैं, तो 7 साइन करेंगे और प्राइवेट में 2 साइन करेंगे। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देंगे, साइन करेंगे, उनका जो है पूरा एड्रेस लिखा जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा, ठीक है, ऑक्यूपेशन लिखा जाएगा, वही बात यहाँ पे एसोसिएशन क्लॉज के अंदर आ गई। तो एसोसिएशन क्लॉज के अंदर यहाँ पे मेंबर्स की जितनी भी है डिटेल्स दी जाती हैं और सिग्नेचर्स उनके लिए जाते हैं। आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपको और भी कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।